इसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े, तब तो ठीक है। तो ये सबकी राय ले लीजिएगा आप उन्हीं हाँ, लोगों लगभग से। तो राय तो हम अभी भी लिए हैं, बाद में भी लेंगे। फिलहाल हम हाँ, कार्यक्रम का आरंभ करना मुझे भी चाहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जी जी, रशीद बिल्कुल गौड़ी जी, शुरू आप कर। चेहरा को और ऊपर कर लीजिए। रशीद गौड़ी जी, ठीक है। चेहरा सही आया? हाँ, आपका ठीक है। जी। अब सरज जी, क्या आदेश हो तो हम कार्यक्रम को आरंभ करें, क्योंकि लगभग 1 दर्जन लोग उपस्थित मंच पर हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए शुरू करिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हेलो फेसबुक के कवि सम्मेलन, हम प्रत्येक सप्ताह अलग अलग विधाओं पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और संभवतः बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो साहित्य की चारों विधाओं को लेकर और संगीत को लेकर हर सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन करें। जब तक चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं पिछले 4 साल से आप लोग के सहयोग से, और हमने बीच में पाक्षिक भी किया था, मासिक भी करने का विचार था। लोगों का कहना था कि हम 5-10 ही लोग जुटे, लेकिन हर सप्ताह कीजिएगा तो हमारी भी सक्रियता थोड़ी बनी रहेगी, वरना ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। उनका भी कहना ठीक है। जैसा कि प्रेमचंद ने कहा था कि यदि हम कलम का मजदूर है तो बिना किसी भी दिन, प्रत्येक दिन, जब तक हम कलम से कुछ लिख ना ले तो हमें खाने का कोई अधिकार नहीं है, अन्न ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। जिस तरह मजदूर होता है उसी तरह तो कुछ लिख ना ले तब तक हमें, तो उसी प्रकार हम लोग को यह ऊर्जा बनी रहनी चाहिए लेखकों में कम से कम। और इस विचार से हम सोचते हैं कि यही विचार आने के बाद हमने सोचा कि 5 ही लोग 10 ही लोग बैठेंगे, क्योंकि एक दूसरे के घर पर तो अब जाने का मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है व्यस्ततावश। खासकर दूर में नहीं, स्थानीय लोग में भी यदि हम चाहे कि बगल में यहाँ से 10-15 किलोमीटर जाके किसी दोस्त से मिले, साहित्यकार से मिले, कुछ गोष्ठी करें तो थोड़ा सा कठिन हो जाती है, समय भी अधिक व्यय होता है। जितना देर हम किसी साहित्यकार के यहाँ जाएंगे आएंगे, उतनी देर में हमारे यहाँ 1-2 घंटे की गोष्ठी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के जो कार्यक्रम है ये ज़्यादा प्रभावपूर्ण है और अधिक प्रासंगिक है। इस मायने से हम यह कार्यक्रम जो गूगल मीट के माध्यम से करते हैं हर सप्ताह, तो इससे किसी न किसी को, नए साहित्यकारों को कुछ न कुछ लाभ मिलता ही है, और पुराने साहित्यकारों को भी लाभ मिलता रहा है। आज हमारे हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन, जैसा कि हमने बताया कि पहला सप्ताह जो हमारा होता है संगीत और चित्रकला पर, दूसरा सप्ताह कहानी पर केंद्रित होता है या बाल साहित्य पर, तीसरा लघु कथा, और चौथा कविता सप्ताह। आज महीना का चौथा सप्ताह है, तो हम कविता पर केंद्रित होकर उपस्थित हुए हैं। और इस कवि सम्मेलन में हमारी संस्था की एक अलग खासियत है कि सप्ताह भर हम एक पाठशाला भी चलाते हैं व्हाट्सएप पर, जैसा कभी चला भी है। तो हर सप्ताह एक विधा पर हम रचनाएं लोग भेजते हैं, वहाँ पढ़ने का एक सिलसिला हमने चालू किया। वरना लोग भेज दिया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा क्या पता। लोग आजकल सोशल मीडिया में पढ़ते कम है, देखते ज़्यादा है, लाइक ज़्यादा करते हैं। तो कम से कम एक पाठशाला के तौर पर ही जब हम एक सप्ताह मनाते हैं किसी विधा पर, और सभी लोग अपनी अपनी कविताएं या लघुताएं भेजते हैं, और पढ़ कर जब प्रतिक्रियाएं देते हैं, सुझाव देते हैं, तो निश्चित तौर पर बिना पढ़े तो कोई सुझाव दे नहीं सकता। अब यहाँ तक कि तर्क वितर्क भी हो जाता है, बहसें भी हो जाती है। तो ये अच्छा लगता है कि लेखकों के बीच इसका माने कि पढ़ने की ललक है। तो इस महीने से मुझे ये ज़्यादा सफल लगा, और इसलिए हर सप्ताह हम किसी एक विधा पर लगातार, हम सपना चंद्रा भी जुड़ गई हैं, लगातार हम कोई न किसी विधा पर हम यह पाठशाला चलाते रहते हैं, या कहें कि हम एक दूसरे की रचनाओं को पढ़वाते रहते हैं। तो यह सप्ताह पूरा कविता सप्ताह के रूप में आप लोग देखें। और आश्चर्य की बात है कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस सप्ताह लगभग 2-3 दर्जन कवियों ने अपनी रचनाएं को प्रेषित किया, और एक दूसरे को लिखा पढ़। लोग कहते कविताएं लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग कथाएं पढ़ना नहीं चाहते। अरे भाई, नहीं पढ़ना चाहते तो इतना 2-3 दर्जन लोग आए कहाँ से? हम तो सबका नाम दे देते हैं कि इतने लोगों ने अपनी रचनाएं भेजा, आप देख सकते हैं। और उन सारी रचनाओं को लेकर वो बर्बाद ना हो, हम उन सारी रचनाओं को, चाहे वो साधारण रचना हो या बहुत अच्छी रचना हो, तुलसी का पौधा छोटा या बड़ा हो, सबका महत्व अपने अपने स्तर पर होता है। सारी रचनाओं को लेकर हम प्रतिलिपि, एक बहुत चर्चित मंच है जिसमें मंजू सक्सेना तो लाखों लाख पाठक है। मंजू सक्सेना की रचनाओं तो लाखों लाख पढ़ रहे हैं। तो मैं उस प्रतिलिपि में डालता हूँ
कि उसमें कम से कम जितनी सप्ताह भर रचनाएँ आई उसको जो लोग पढ़ना चाहेगा कभी पढ़ सकते हैं, और कम से कम गूगल पर सुरक्षित तो हो ही जाती है कि गूगल में जब भी कोई खोजेगा तो उनकी रचनाओं को मिलेगी। यह हमने नई शुरुआत किया है, तो हमने जितनी सप्ताह भर कविताएँ आई थी हमने उसमें डाल दिया, और उसमें बाकायदा हम लिख सकते हैं कि इस सप्ताह में किसने अध्यक्षता किया। तो इस पूरे सप्ताह की अध्यक्षता हमारे सुप्रसिद्ध कवि साहित्यकार शरद नारायण खड़े ने किया। उनका हार्दिक स्वागत है कि उन्होंने सप्ताह भर बहुत मेहनत पूर्वक उन्होंने सप्ताह भर अध्यक्षता करना बहुत बड़ी बात होती है, हर एक रचनाओं को पढ़ना टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है, तो उन्होंने निभाया। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मंजू सक्सेना लखनऊ से। हम उनको बोल भी थे कि आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मंजू सक्सेना हम मिलकर बहुत सारे कार्य किए हैं, करते रहेंगे आगे भी। तो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मंजू सक्सेना है। प्रथम सत्र में पहले उनकी रचना सुनेंगे, उसके बाद अध्यक्ष महोदय की रचना सुनेंगे, और फिर दूसरे सत्र में हम सभी उपस्थित कवियों की एक एक कविताएं सुन लेंगे। आज लगभग सब कवि लोग आ ही जाएंगे, जो कि लगभग 1 दर्जन कवि हमारे मंच पर है। इसके पहले कि अपनी परंपरा के अनुसार, चूँकि शरद नारायण खड़े पहले भी हमारे मंच पर आ चुके हैं, इसके बावजूद हम फिर से उनको परिचय देकर लंबे अंतराल के बाद आए हैं। डॉक्टर शरद नारायण खड़े जो मध्य प्रदेश से हैं, और फिलहाल वे शासकीय JSC महिला महाविद्यालय के प्राचार्य हैं मंडला मध्य प्रदेश में। इनका शिक्षा MA इतिहास, PhD LLB है। साहित्यिक गतिविधियों में अगर नाम लूँ तो एक लंबी फेयर लिस्ट हो जाएगी। इनकी गद्य पद्य की 20 साहित्यिक कृतियाँ प्रकाशित होकर चर्चा के केंद्र में है, और 1000 से अधिक प्रकाशनों व विशेषांकों में 12,000 से अधिक फुटकर रचनाएं इनकी प्रकाशित है। 12,000 एक मायने रखता है, इसका माने वे प्रतिदिन सक्रिय हैं। मैं भी कभी कभी किसी को कहता हूँ कि मेरी 7-8 हज़ार रचनाएँ आ गई है, तो लोग कहते हैं 7,000 रचनाएँ कहाँ से आ जाएगी। लेकिन जो आदमी प्रतिदिन लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं देखता हूँ शरद नारायण खड़े तो हर जगह पढ़ते रहते हैं, तो ये एक मायने ये नहीं हो सकता है कि 12,000 रचनाएँ उनकी छपी है तो 12 रचनाएँ सर्वश्रेष्ठ होगी। किसी भी रचनाकार की सभी रचनाएँ सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है, लेकिन इतनी रचनाओं में अधिक से अधिक रचनाएँ श्रेष्ठ होकर जरूर आती है यदि रचनाकार बढ़िया लिख रहा हो, मेहनत कर रहा हो। और यह इस बात की ओर इंगित करता है कि वो रचनाकार लगातार उस साहित्य के प्रति समर्पित है। तो शरद नारायण खड़े को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे अधिक परिचय हम तो उनका ये प्रसारण, इनका रेडियो से भी 38 बार इनका प्रसारण हो चुका है, दूरदर्शन से 5 बार हुआ है, 9 कृतियाँ, 4 पत्रिकाओं को उन्होंने संपादन किया है, 200 से अधिक उन्होंने व्याख्यान दिया है, 300 से अधिक उन्होंने संचालन किया है, और 1000 से अधिक शाश्वत सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। तो इन सारी चीज़ों देखते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और अब हम उनकी कुछ कविताएं जो मुझे प्राप्त हुई थी, आप लोग जानते हैं कि अब हम लंबी डायरी नहीं लिखते हैं, क्योंकि अब कविता की तरह, लघु कथा की तरह लोग कम समय में ही पढ़ना और समझना और सुनना चाहते हैं। तो मात्र 3-4 मिनट की हमने एक छोटी सी डायरी उनकी कविताओं पर लिखा है, या कहिए कि आज की कवि गोष्ठी की भूमिका के रूप में लिखा है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। उसके बाद हम डॉक्टर मंजू सक्सेना जी तैयार रहेंगी, मुख्य अतिथि। उनकी हम आज 2 गज़लें, यदि आजकल गज़लें खूब लिख रही हैं, अभी हम देख रहे, कल भी लिखी थी, परसों भी हमने देखा था फेसबुक पर, अब बढ़िया लिख रही हैं। तो हम फिर उनकी गज़लों को सुनेंगे। तो सीधे आज की डायरी में है कि आत्म चेतना को जागृत करने का मूल मंत्र होती है शरद नारायण खड़े की कविताएं। गद्य और पद्य रचनाओं में सबसे अधिक आगे दौड़ कौन सी विधा लगा रही है, यह सोचने और चिंतन करने की बातें भी है, क्योंकि सोशल मीडिया के युग में हर पाठक चाहता है कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक बेहतर सामग्री का अध्ययन कर सकें, कम समय में अधिक गुण बातें हम जान सकें। एक समय था जब कविता का सिंहासन गिने चुने कवियों के लिए हमेशा सुशोभित रहती थी। कवियों के समूह में अच्छे कवियों की जल्द पहचान हो जाती थी, किंतु आज कविता का रंग, रूप और रस इतना आगे बढ़ गया है, या कहें कि और कुछ बिगड़ भी गया है, कि भीड़ में से अच्छी कविता या अच्छे कवियों को चुनना सबसे कठिन कार्य हो गया है। भीड़ तो लघु कथा विधा के साथ भी लग रही है, लेकिन भीड़ में जिसके ऊपर पत्थर फेंको और वह जिसके सर पर गिरता है वही कविता लिखता हुआ आपको पाया जाएगा। कम से कम ऐसी स्थिति लघु कथा की भीड़ में मुझे देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कविता गद्य के बहुत करीब आ गई है आजकल, जबकि लघु कथा अपने आप में मुकम्मल विधा बनकर
आज भी खड़ी है। और इसका सृजन करना कविता की अपेक्षा कठिन कार्य इसलिए है कि हर लोग कविता लिखने के लिए इतना जल्दी तैयार भी नहीं हो पाते हैं। तो कहें कि हर लोगों के वश की बात भी नहीं है कि वो लोक कथा लिख लेंगे, और जिसके वश में जो बात है वो लिखना चाहिए। जबकि कविता सपाट बयानी जब से हुई है, अधिकांश लोगों के लिए लिखना आसान हो गया है, और ऐसी कविताओं से ही पाठक भाग रहे हैं। और कविता से भाग रहे पाठकों को रुकने थमने के लिए यदि किसी उपविधा ने मजबूर किया है तो वह कविता में गीत, दोहा, मुक्तक, गजल और आज़ाद गजल शायरी ही है। और यह उपविधा ही कविता का अस्तित्व की रक्षा करने में सबसे आगे की भूमिका का निर्वाह कर रही है। लोगों का कहना भी है कि कविता के हर पंक्ति में विराजमान शब्द भाव के आवेश में चलित होकर नया अर्थ ध्वनित करते हैं, और इस ध्वनि से ही कविताओं का सृजन होता है। यानी विराजमान शब्द भाव के आवेश में निर्मित कविता जीवंत हो जाती है। और कुछ ऐसी ही जीवंतता मुझे नजर आती है डॉक्टर शरण नारायण खड़ी की अधिकांश गीत गजलों में, जिसकी रसधारा हमारे हृदय को झंकृत कर देती है जब वे लिखते हैं, सदाचार से जो रहते हैं उनका खिलता जीवन, व्यथा वेदनाएं मिट जाती भरे हर्ष से तन मन। और अपने एक चौपाई में उन्होंने लिखा है, सदाचार को परिभाषित करते हुए शरद जी ने लिखा है कि कभी काम खोटा नहीं करना, नेह नीड़ होकर तुम झरना, हरदम ही अपना उजियारा करना, दूर सकल अंधियारा। डॉक्टर शरण नारायण खड़ी की अधिकांश कविताओं में सिर्फ जीवन और समाज की तस्वीर नहीं होती, बल्कि आत्मचेतना को जागृत करने का मंत्र भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आत्मचेतना को जागृत करने का मूल मंत्र होती है शरण नारायण खड़ी की कविताएं। ये हमारी छोटी सी डायरी थी कविता। अभी कौन जुड़े हैं, उनका नाम क्या है भैया? अभी हम पढ़ते पढ़ते एक आदमी जुड़े हैं, अपना नाम बता देंगे यदि कोई जुड़े हैं तो, या चलिए हम बाद में पूछ लेंगे। तो ये मेरी शंकर भगवान से। अच्छा, शंकर जी, धन्यवाद धन्यवाद। शंकर भगवान सिंह, आप तो हमेशा आते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे गजलकार हैं, हमारे पटना के ही हैं हमारे मित्र। तो अभी आपने देखा कि हमने कविता, ऋचा वर्मा भी जुड़ गई हैं, धन्यवाद ऋचा वर्मा जी। तो आपने देखा कि अभी हम कविता को लेते हुए, आज की कविता को लेते हुए और शरण नारायण की कविता को लेते हुए हमने संक्षिप्त में जो डायरी प्रस्तुत किया, निश्चित तौर पर ये एक भूमिका के तौर पर, आरंभ के तौर पर आपको बेहतर लगा होगा। अब हम कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं। आज की मुख्य अतिथि मंजू सक्सेना के काव्य पाठ से, उनसे निवेदन है कि आप अपनी 2 गज़लों का पाठ करें और आपकी गज़लों पर टिप्पणी देंगे आज के अध्यक्ष डॉक्टर शरण नारायण खड़ी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी, और सबसे ज्यादा आपका आभार इसलिए प्रकट करती हूँ कि आपके इस पटल पर आकर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और एक गर्व महसूस होता है, और आप मेरी इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि मुझे लगता है कि ये मेरा, वैसे भी खैर ये मेरा ही मंच है, सिद्धेश्वर जी का जो मंच है वो हमारा ही मंच है, एकदम आप ही का मंच है, मैं तो यही मान के चलता हूँ। जी जी। तो जैसा कि सिद्धेश्वर जी का आदेश हुआ है, मैं 2 गजलें प्रस्तुत कर रही हूँ। एक गजल का मेरी शीर्षक है आदमी। आदमी हर आदमी दूसरे आदमी से कितने ज्यादा संबंधित है, उसके बाद भी वो कितना अलग है, उस पर मैंने एक गजल लिखी है। कुछ देखिए, एक मतला और कुछ अशार, कुछ है कि हुई आदमी की गुजर आदमी से, हुई आदमी की गुजर आदमी से, डरा आदमी उम्र भर आदमी से। क्या बात। हुई आदमी की गुजर आदमी से, डरा आदमी उम्र भर आदमी से। और ये शेर और फरमाए कि बना है मकान एक घर आदमी से, बना है मकान एक घर आदमी से, हुआ कोई है दरबदर आदमी से। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर। बना है मकान एक घर आदमी से, हुआ कोई है दरबदर आदमी से। बहुत है इंसानियत के सभी नक्श गायब,
है इंसानियत के सभी नक्श गायब, भरा जबकि है हर नगर आदमी से। क्या बात है, क्या बात है, भरा बहुत खूब। जबकि है हर नगर आदमी से, और घिरा आदमी से ही दिन रात फिर भी, घिरा आदमी से ही दिन रात फिर भी, हुआ आदमी बेखबर आदमी से। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है मंजू जी, बहुत खूब से। घिरा आदमी से ही दिन रात फिर भी, हुआ आदमी बेखबर आदमी से। नहीं जाने इंसान की अब कोई कीमत, नहीं जाने इंसान की अब कोई कीमत, मुकाबिल जमीन और जर आदमी से। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। मुकाबिल जमीन और जर आदमी से, नए दौर में जाने कैसा असर है, नए दौर में जाने कैसा असर है, जो है आदमी बेअसर आदमी से, जो है आदमी बेअसर आदमी से। बहुत और खूब, ये बहुत खूब शायरी है शेर आपकी। कि जो रखना खुशी अपनी मंजू सलामत, जो रखना खुशी अपनी मंजू सलामत, ना उम्मीद कोई भी कर आदमी से। क्या क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, सलामत, ना उम्मीद कोई भी कर आदमी से। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। अच्छा, और लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा ताकि आवाज़ जरा साफ सुन सके कविताओं को। यदि आप शाबाशी देते भी है तो उसका तुरंत बंद कर लिया कीजिए माइक को। चलिए। एक ये पुरानी गजल है मेरी, वो सुना रही हूँ कि ख्वाब थे पूरे मगर ताबीर आधी रह गई, ख्वाब थे पूरे मगर ताबीर आधी रह गई, फिर किसी के इश्क की तस्वीर आधी रह गई। क्या बात है, क्या बात है। ख्वाब थे पूरे मगर ताबीर आधी रह गई, फिर किसी के इश्क की तस्वीर आधी रह गई। और ये शेर पेश है कि इब्तिदाए इश्क में पुख्ता तो थी कड़ियां मगर, इब्तिदाए इश्क में पुख्ता तो थी कड़ियां मगर, वक्त के पहियों में घिस जंजीर आधी रह गई। क्या बात है, क्या बात है, जंजीर आदमी रह गई। वक्त के पहियों में घिस जंजीर आधी रह गई, खत्म स्याही हो गई रब की मेरे सफ़े पे जब, खत्म स्याही हो गई रब की मेरे सफ़े पे जब, अपनी किस्मत की वही तहरीर आधी रह, अपनी किस्मत की वही तहरीर आधी रह गई। गुफ्तगू जब जब भी उल्फत पे की उनसे दोस्तों, गुफ्तगू जब जब भी की उल्फत पे उनसे दोस्तों, सो गए वो और ये तफसीर आधी रह गई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तफसीर आधी रह गई, और हो गए नाकाम तो करते हैं किस्मत से गिला, हो गए नाकाम तो करते हैं किस्मत से गिला, सोचते लेकिन नहीं तदबीर आधी रह गई। क्या बात है, क्या बात है। सोचते लेकिन नहीं तदबीर आधी रह गई। जिंदगी में यूं तो है हासिल हमें सब कुछ मगर, जिंदगी में यूं तो है हासिल हमें सब कुछ मगर, बिन तेरे ऐसा लगे तकदीर आधी रह गई, वाह वाह। तेरे ऐसा लगे तकदीर आधी रह गई। जब मुसलसल ही गमों से राबता अपना हुआ, जब मुसलसल ही गमों से राबता अपना हुआ, रफ्ता रफ्ता दर्द की तासीर आधी रह गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रफ्ता रफ्ता दर्द की तासीर आधी रह गई। और ये मक्ता पेश है कि आशियां की पड़ गई बुनियाद तो मंजू मगर, आशियां की पड़ गई बुनियाद तो मंजू मगर, इस कदर तूफान उठे तामीर आधी रह गई, इस कदर तूफान उठे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मंजू निर्मल सक्सेना जी जी, नमस्कार। आपने कवि गोष्ठी का आरंभ बहुत बढ़िया किया। और आपकी कविता गज़लों को सुनकर तो मुझे दो पंक्ति याद आ रही है कि आदमी आदमी को डसने लगा कुछ कीजिए, आदमी आदमी को डसने लगा कुछ कीजिए, हर कोई विश्वास में फंसने लगा कुछ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी।
और आपकी सक्सेना जी, आपकी गजलों पर सक्सेना जी, भाषा हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सर नारायण खड़े जी अपनी टिप्पणी देंगे। बाकी लोग अपने माइक को कृपया म्यूट कर दीजिए, क्योंकि कई शोर शराबे भी सुनने को मिल रहे हैं, तो शांतिपूर्वक सुनने में बड़ा आनंद आता है। आप लोग अपना माइक और म्यूट कर लीजिएगा, जब बोलिएगा तब बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। और एक सूचना मैं दे दूं इसी बीच, क्योंकि और लोग नहीं सुन पाते हैं, कि मैं चाहता ये जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जैसा कहे कि आपकी रचनाओं को हमने प्रतिलिपि में डाल देते हैं, ताकि गूगल के माध्यम से हजारों लाखों पाठकों के बीच वह पड़ोसी जाती रहे, जिसको पढ़ना होगा उठाएगा। तो ये जो रपट हम तैयार करते हैं, समाचार तो बहुत छोटे रूप में अखबार में आता है, लेकिन इसका विस्तृत समाचार हम प्रतिलिपि में भी हर सप्ताह डालते हैं, ताकि उस रूप में भी वहाँ सुरक्षित रहे। तो आप लोग जितनी कविताओं का पाठ करते हैं, आपसे निवेदन है कि जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो मात्र अपनी कविता की 2 पंक्ति जो आप पढ़ते हैं, गज़ल, कविता, गीत, कुछ भी, उसकी 2 पंक्ति और अपनी तस्वीर हमारे अवसर साहित्य यात्रा पर एक जगह, हर जगह भेजने से जो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, उसमें आप जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हम पंक्तियों का भी उल्लेख करते हुए विस्तार से हम प्रतिलिपि में उस रपट को डाल सकें। इस सूचना के बाद हमें शरद जी, आज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शरद नारायण खड़े, उन्हें आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मंजू सक्सेना जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, उनकी गजलों पर संक्षिप्त टिप्पणी देने के लिए, बहुत संक्षिप्त में। जी 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 सभी को नमस्कार। हेलो फेसबुक, कभी गोष्ठी, कभी सम्मेलन और सप्ताह भर कविता का ये जो उत्सव चला है, ये इसने मुझे धन्य किया और मैं बड़ा आनंदित हुआ। भाई सिद्धेश्वर जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अध्यक्ष का सौभाग्य दिया, और उससे कहीं अधिक अच्छी कविताएं पढ़ने का भी मुझे अवसर उन्होंने प्रदान किया, क्योंकि हर दिन मैं कविताएं पढ़ता था और टिप्पणी भी करता था, तो मुझे काफी कुछ आनंद भी आया, या यूं कहें कि मुझे भी चिंतन को एक नई दिशा मिली। आपके प्रति आभार। मंजू सक्सेना जी जो आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, और सभी स्वनाम धन्य साथी कवि अभी ये रचना अपनी सुनाएंगे। मंजू सक्सेना जी ने, जैसे कहते हैं ना, ओपनिंग पारी जबरदस्त ढंग से खेली, और कहते हैं कि पहले ही बैट्समैन अगर आकर के हर ओवर में और हर बॉल पर छक्का मारे तो समझ लीजिए कि वो रात है ऐसी मत वाली, तो सुबह का आलम क्या होगा वाली बात आ जाती है। बहुत बढ़िया उन्होंने शुरुआत की। और गजलों के बारे में तो कहा ही जाता है, मैं तो मध्य प्रदेश दुष्यंत कुमार जी के क्षेत्र का हूँ, तो गजलें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और सरल शब्दों में कही गई वजनदार ढंग से जो गजलें होती हैं, जो शेर होते हैं, वो सीधे सीधे हमारे हृदय में पहुंचते हैं। बहुत जटिल शब्द उन्होंने नहीं लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर बहुत बार हिंदी के रचनाकारों को शब्द अर्थ ढूंढना पड़ जाता है। आपने आदमी की जो हकीकत सामने रखी, बिल्कुल सही बात है कि आदमी आदमी का सबसे बड़ा दोस्त है, और आदमी ही आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आदमी को सबसे ज्यादा सतर्क होने की अगर जरूरत है तो वो आदमी से है। पशु और जो अन्य विषाक्त जीव है, उनसे कहीं खतरनाक मनुष्य होता है, क्योंकि वो आस्तीन में भी बस जाता है, और पीठ पर छुरी से वार भी वो करता है, मीठे बन करके मुंह में राम बगल छुरी वाली बात। तो आपने अपने शेरों में आदमी की जो हकीकत है उसका ऐसा छिद्रावलोकन किया है, ऐसा माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया है, और पूरी तरह से कथ्य को, शिल्प को और गजल के विधान को निभाते हुए रदीप भी आपने बहुत बढ़िया पकड़ा, काफिया भी बहुत अच्छा पकड़ा, और हर शेर आपका अपने आप में एक पूरा जैसे कहते हैं खंड काव्य वाली बात है। हर एक शेर पर अपने आप में पूरी मुकम्मल वो कविता थी, और उस पर बहुत चर्चा हो सकती है, हर कोई वाह वाह कर उठा। तो आपके शेरों में चिंता भी दिखाई दी और चिंतन भी आपने व्यक्त किया, और हम सबको सोचने के लिए बहुत कुछ कहा। और दूसरी आपकी जो गजल जो मोहब्बत की कही, वो भी बहुत ही शानदार थी, क्योंकि अलग दिखता है कि आपके पास में अनुभवजन्यता है,
आपके पास में परिपक्वता है, बहुत लंबा आपके पास में लिखने का अनुभव है, परिपक्वता है, और शब्दों पर पकड़, भावों पर पकड़ भी आपकी बहुत अच्छी है। और जिसकी शब्दों पर, भावों पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, वो कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देता है, बहुत कुछ सोचने को हमें दे देता है, चिंतन दे देता है, और एक पूरा परिदृश्य वो उपस्थित कर देता है। और जो रचनाकार ऐसा करने में, जो सृजक ऐसा करने में सफल होता है, निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ सृजक होता है। तो आपकी दोनों गजलें भले ही छोटी थी, लेकिन आपने बता दिया कि आपका जो दायरा है आपके लेखन का, आपके सृजन का, आपके चिंतन का, और जो स्वरूप है वो काफी विराट है। मैं आपके इस विराट स्वरूप को नमन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही आप गजलें कहती रहें और वाहवाही अर्जित करती रहें। और वो बात आप पर पूरी तरह से लागू होती है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वही गजल आपको सुनाता हूं, वही गजल आपको सुनाता हूं। तो दैनिक जीवन में हम लोगों के बीच से जो बातें गुजर रही हैं, आपने अपने शेरों में कह दी। मैं आपको साधुवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यनारायण खड़े जी, आपने बहुत ही बढ़िया टिप्पणी दिया है और आप भी आरंभ बहुत ही बेहतर किया है मंजू सक्सेना की गज़ल की तरह, और आपने बहुत ही सटीक बात कहा है उनके बारे में। और आपकी कविताओं के बारे में तो मैं तो जिक्र कर ही दिया हूँ आरंभ में ही आप, लेकिन आपकी कविताओं पर हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि मंजू सक्सेना जी भी बाद में संक्षिप्त में टिप्पणी देंगी और उसके बाद देखिए कविताओं का पाठ आरंभ होगा। तो मैं चाहूँगा कि सत्यनारायण खड़े जी भी अपनी तीन कविताओं का पाठ करेंगे, उसके बाद एक एक कविताओं का दौर शुरू होगा। डॉक्टर सत्यनारायण खड़े जी। जी जी जी। चलिए, मैं दोहों से शुरू कर रहा हूँ। जो मैंने रचनाएं भेजी थी उनसे कुछ अलग हट करके मेरे हाथ में आई हैं, तो रख सकता हूँ ना उन्हें? स्वागत है। ऐसा तो नहीं कि जो जी जी नहीं, जी कोई जरूरी नहीं। चलिए जी जी, सबसे पहले मैं कुछ समकालीन दोहे रखता हूँ कि दुनिया कैसी हो गई, कैसे हैं अब लोग, और पूजा से सब दूर हैं, चाहे केवल भोग, चाहे केवल भोग, के सेवक बन, समकालीन हकीकत रख रहा हूं, के सेवक बन कर घूमते पर करते हैं राज, सेवक बन कर घूमते पर करते हैं राज, और सेवा का कोई नहीं करता है अब काज, करता है अब काज। और ये खास देखें कि सत्ता पाना हो गया अब कितना आसान, और पर आपस में भ्रत का पद मुश्किल यह जान, पद मुश्किल यह जान। फिर पढ़ता हूं कि सत्ता पाना हो गया अब कितना आसान, और पर ऑफिस में भ्रष्ट का पद मुश्किल यह जान, पद मुश्किल यह जान, कि जो सच्चे वो रो रहे झूठों पर मुस्कान, और नंबर 2 से ही बड़े अब इंसान की शान, अब इंसान की शान। और ये देखें कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हुए विदेश में बस जाते हैं, मुझे लगता है कि अपने देश को छोड़ करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। कहीं ना कहीं से ये संस्कार भी होना चाहिए राष्ट्र भूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति। तो मैं कहूंगा कि वे ऊंचे पैकेज बिके जिनकी डिग्री ऊंच, उनको लगता देश यह बिल्कुल बिरथा तुच्छ, बिल्कुल बिरथा तुच्छ, के रिश्ते बेमानी हुए सिसक रही है गंध, और स्वार्थ में अब दिख रहे सारे ही संबंध, सारे ही संबंध,
कि आशाएं धूमिल हुई, टूट रहे विश्वास, और दर्द पीर में है घिरे वर्ष दिवस अमास, वर्ष दिवस अमास, के जीवन जीवन ना रहा, ना ही यह वरदान, और जीवन की जो असलियत कोई ना अनजान, कोई ना अनजान। तो ये मैंने कुछ दोहे रखे, और अब मैं कुछ मुक्तक रख रहा हूँ श्रृंगार के। कि तुम्हारी याद को हमने अभी भी है संजो रखा, कि तुम्हारी याद को हमने अभी भी है संजो रखा, दुआओं में वफाओं में अभी भी है छुपा रखा, दुआओं में वफाओं में अभी भी है छुपा रखा, सदा तू साथ रहती है, नहीं किंचित भी है दूरी, सदा तू साथ रहती है, नहीं किंचित भी है दूरी, तेरी खातिर ही मैंने सारी दुनिया को भुला रखा, तेरी खातिर ही मैंने सारी दुनिया को भुला रखा, कि तेरी यादों के कारण मैं कभी तन्हा नहीं होता, कि तेरी यादों के कारण मैं कभी तन्हा नहीं होता, तू बन के एक दुनिया संग मैं रुसवा नहीं होता, तेरी यादों ने मेरी जिंदगी आबाद है रखी, तेरी यादों ने मेरी जिंदगी आबाद है रखी, तेरे रहते कभी भी और का जलवा नहीं होता, तेरे रहते कभी भी और का जलवा नहीं होता, कि बदौलत तेरी यह जीवन तुझी से है सदा रोशन, कि बदौलत तेरी यह जीवन तुझी से है सदा रोशन, तेरी तो है अदाएं मांग लिख तुझसे ही सब पावन, तेरी तो है अदाएं मांग लिख तुझसे ही सब पावन, तेरे बिन है तपन लू है दोपहरी सा लगे जीवन, तेरे बिन है तपन लू है दोपहरी सा लगे जीवन, तू जब भी संग है तब खुद ही चल आ जाता है सावन, तू जब भी संग है तब खुद ही चल आ जाता है सावन, तू जब भी संग है तब खुद ही चल आ जाता है सावन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने 3 कविताओं हाँ, 3 कविताओं का आदेश, एक कविता पढ़ी, ऐसे सुना दीजिए, क्या कि इस समय और लोगों को एक एक कविता पढ़ना मौका मिले। ठीक जल्दी, बिल्कुल जी, जल्दी सुनाता हूँ। मैंने दीपक की वंदना करने की कोशिश की है कि क्यों हम दीपक को हर शुभ कार्य में, मांगलिक कार्य में जो है प्रज्वलित करते हैं, तो मैंने सोचा कि दीपक के क्या गुणधर्म है मैं जल्दी से रखता हूँ, कि दीप करता है उजाला, जल्दी सुना दे रहा हूँ आपके आदेश से, कि दीप करता है उजाला काम है परमार्थ का, कि दीप करता है उजाला काम है परमार्थ का, और आंधियों से जूझता है धाम है पुरुषार्थ का, काम है परमार्थ का, कि दीप करता है उजाला काम है परमार्थ का, और आंधी
उठता है, धाम है पुरुषार्थ का, धाम है पुरुषार्थ का। कि जब तिमिर गहरा गया था, नूर घबराया हुआ, और जब अमा का दौर आया, मातमी मौसम हुआ, मातमी मौसम हुआ। कि दीपकों का काम समझो, दीपकों का काम समझो, सर्वहित निहितार्थ का। अरे दीपकों का काम समझो, सर्वहित निहितार्थ का। अरे आंधियों से जूझता है, धाम है पुरुषार्थ का। कि आस पर छाया ग्रहण था, थी निराशा उच्चतम, और झूठ जब हर सा रहा था, ढा रहा था नित्य सितम, ढा रहा था नित्य सितम। और तब किया लघुदीप ने, तब किया लघुदीप ने नौ कार्य कल्याणार्थ का। कि तब किया लघुदीप ने नौ कार्य कल्याणार्थ का। अरे आंधियों से जूझता है, धाम है पुरुषार्थ का, धाम है पुरुषार्थ का। और अंतिम पद, कि वंदना आलोक की है, कि वंदना आलोक की है तिमिर की माँ तो अब, और दीपकों की है कतारें, लोकहित सौगात अब, लोकहित सौगात अब। कि दैन्य कुर्बानी है तत्पर, जल जल के बुझ जाता है, जल जाता है पूरा बत्ती तेल सब, लेकिन कुर्बानी देने के बाद भी उजाले की बंदना। कि देने कुर्बानी है तत्पर, देने कुर्बानी है तत्पर, भाव है सत्यार्थ का। कि देने कुर्बानी है तत्पर, भाव है सत्यार्थ का। अरे आंधियों से जूझता है, धाम है पुरुषार्थ का, काम है परमार्थ का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यनारायण खड़े जी। चूँकि सबको सुनना है, इसीलिए नहीं तो आपको तो सुनने की इच्छा हो रही कि हम सुनते ही रहे। फिर भी हम जितने उपस्थित, आज कभी भी लगभग 1 दर्जन कभी उपस्थित हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग की उपस्थिति। अब मैं चाहूँगा जो भी टिप्पणी हो बहुत संक्षिप्त में हो, ताकि हम कविताएं अधिक सुने, टिप्पणी कम सुने। तो हमारे आज की जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर मंजू सक्सेना, वे अध्यक्ष जो अभी कविता का पाठ किए, उन पर बहुत संक्षिप्त टिप्पणी देंगी। बहुत सुंदर उनकी रचनाएं रही शरण नारायण जी की, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनकी जो पहले तो उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह देख के ही, और इतनी किताबें रखती हैं, मैं उनकी कविताओं के समीक्षा करूँ, ये बहुत एक सूरज को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी क्योंकि हमारे संदेशक जी के आदेश है, तो मैं ये धृष्टता कर रही हूँ। उसमें कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। आदरणीय शरद नारायण जी की ने विभिन्न विधाओं में और विभिन्न विषयों पर अपनी रचनाएं करी। जो दोहे थे उनके बहुत समसामयिक और सामाजिक ताने बाने में जो एक व्यंग जो एक चल रहा है, और राजनीति पर, और ये पूजा के जो ढकोसलेबाजी है उस पर बहुत सुंदर व्यंग किया कि पूजा से सब दूर है, चाहे केवल भोग। पूजा सिर्फ दिखावे मात्र के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन बस भगवान से मांगने ही जाते हैं और कभी देने नहीं जाते। तो बहुत अच्छा वो आपने वर्णन किया है। और इसी तरह से राजनीति में भी उनका बड़ा अच्छा हस्तक्षेप है, पग बनकर घूमते। लेकिन है क्या असलियत में, वो उन्होंने बड़ा अपने दोहों में उजागर किया है। सत्ता पाना हो गया अब कितना आसान। और इस तरह से रिश्तों पे भी उन्होंने जो कहा है वो, और या आजकल जिस तरह से हमारे बच्चे नंबर बटोर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बढ़िया। ये वाकई में एक सोचने की बात है, ये चिंतन करने की बात है कि इतने नंबर, और ये वास्तविकता क्या है आखिर। इसमें एक मतलब ये एक समस्या भी बन गई है हमारे लिए आजकल, क्योंकि जिस बच्चे के नंबर नहीं आते हैं
वो चाहे कितना भी मेधावी बच्चा हो, असलियत में कितना भी मेधावी बच्चा हो, लेकिन वो कुंठाग्रस्त हो जाता है और इसीलिए आत्महत्या के भी कुछ वो बन जाते हैं केसेस। तो ये बहुत इसमें आपने जो लिखा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इस तरह से मेरा ख्याल है कि इस तरह बातें दोहे बहुत प्रभावशाली एक विधा है, सीधे मार करते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू सक्सेना जी। प्रेम और श्रृंगार से ओतप्रोत जी, बहुत सुंदर मुक्त, जिसमें उर्दू हिंदी के शब्दों का मिश्रण है, लेकिन वो अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं और शुरू से जो श्रोता है वो शुरू से आखिर तक उसमें सुनने में मस्त रहता है। तुम्हारी याद को हमने अभी तक संजो कर रखा, बहुत सुंदर है। और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुआ जो दीपक है हमारा, जो कि बहुत ही हर तरह से सिर्फ एक पूजा में ही नहीं बल्कि और भी उसमें हमारा हर काम एक दीपक से शुरू होता है। उसको आपने पुरुषार्थ का प्रतीक बनाया। जिस तरह से इंसान का पुरुषार्थ होता है, उसी तरह से दीपक का भी वही काम है। वो आपने बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि जी ने कहा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी। आपने बहुत ही उचित त्वरित समीक्षा देना सबसे कठिन काम है। अब आप लोग इसको बहुत आसान कर देते हैं, तो बहुत निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया किए हैं। हम तो कहते हैं मंजू सक्सेना जी सचमुच हम लोग की इस संस्था के इस कार्यक्रम की आधार स्तंभ है। इसलिए वो जब उपस्थित हो जाती है तो मेरा आधा भार हल्का हो जाता है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज गोष्ठी थोड़ी सी अधिक समय तक जरूर चलेगी, क्योंकि आज कवि अधिक आ गए हैं, थोड़ा विलम्ब से वो लोग जुड़े भी हैं। जैसे मेरी गलती नहीं है, 8 बजे जुड़ना चाहिए, लोग जुड़ते हैं 8:15 8:20 तक। मैं क्या करूं? और किसी कवि को लौटाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम सबकी एक एक कविताएँ सुनेंगे जरूर। बस आप लोग थोड़ी आज समय दें, और कवि गोष्ठी निश्चित तौर पर महीना में एक बार, महीने कंती में, और सारे अच्छे लोग आज बैठे हुए हैं सुनने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि यह कार्यक्रम अब हम आरंभ दूसरे सत्र का कर रहे हैं, लेकिन शरद नारायण खड़ी जी से निवेदन होगा कि बहुत संक्षिप्त में, प्रत्येक कविता के बाद बहुत संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम सुन सकें। 1-2 लाइन में यदि कुछ सुझाव देना है तो दे सकते हैं, और नहीं तो जो बात कहना है 1-2 मिनट में बोलेंगे। तो हम दूसरे सत्र का आरंभ करते हुए हम रश्मि लहर जी को आमंत्रित करें। उसके पहले मैं, आज इतनी अच्छी महफिल जम गई है तो मुझे लग रही है कि अपनी भी एक आज़ाद गज़ल की 2-4 शेर सुना दूं। और रश्मि लहर जी के शायरी सुनाते उससे पहले एक गज़ल अपनी सुना रहा हूँ, आज़ाद गज़ल। इस पर टिप्पणी के बाद रश्मि लहर जी आएंगी। तो अभी बात करते हैं। हाँ, 2-4 शेर आज के माहौल पर है कि जमीन बांटोगे तुम ये आसमान बांटोगे, जमीन बांटोगे तुम ये आसमान बांटोगे, और कितने टुकड़ों में हिंदुस्तान बांटोगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। जमीन बांटोगे तुम ये आसमान बांटोगे, और कितने टुकड़ों में हिंदुस्तान बांटोगे। और जाति धर्म मजहब सब है अलग अलग, जाति धर्म मजहब सब है अलग अलग, अब और कितने टुकड़ों में इंसान बांटोगे। अब और कितने टुकड़ों में इंसान बांटोगे। अरे एक देश में कई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, एक देश में कई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, मेरा तेरा हम सबका भगवान बांटोगे, मेरा तेरा हम सबका भगवान बांटोगे। और दिल की एक धड़कन पर है 100 पहरे, दिल की एक धड़कन पर है 100 पहरे, सांसों की कीमत पर तुम जान बांटोगे, सांसों की कीमत पर तुम जान बांटोगे। और दिल की एक धड़कन, और चरण स्पर्श प्रणाम नमस्कार हुआ बाय बाय, चरण स्पर्श प्रणाम नमस्कार हुआ बाय बाय, घर की सभ्यता संस्कृति की शान बांटोगे,
घर की सभ्यता वाह, 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 संस्कृति वाह, की वाह, शान बांटोगे। और मरे हुए को आखिर बार बार क्या मारना, मरे हुए को हाँ, आखिर बार बार क्या मारना। हिंदुस्तान से बटा हुआ पाकिस्तान बांटोगे, हिंदुस्तान से बटा हुआ पाकिस्तान बांटोगे। और नामर्दों की तरह तुम ना फैलाओ दहशत, नामर्दों की तरह तुम ना फैलाओ दहशत। हो जाओगे जब नाकाम तब इनाम बांटोगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। प्रेम का मेरा संदेश तुम सरेआम बांटोगे। राधे राधे कृष्णा कृष्णा का है बोलबाला। प्रेम शरण में नफरत छोड़ बखांड बांटोगे। और हिंद की ज़मीन पर हम सब हैं हिंदुस्तानी, हिंद की ज़मीन पर हम सब हैं हिंदुस्तानी। क्यों अपनी धर्म जाति का पैगाम बांटोगे, क्यों अपनी धर्म जाति का पैगाम बांटोगे। ज़मीन बांटोगे तुम, ये आसमान बांटोगे, और कितने टुकड़ों में हिंदुस्तान बांटोगे। वाह वाह, बहुत खूब सिद्धेश। वाह, वाह, इस वाह, पर वाह भाई सिद्धेश्वर जी, वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत इधर बढ़िया, इधर की लिखी बहुत हुई है, बढ़िया, एक आज़ाद गजल बहुत थी। शानदार, शानदार। राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय एकता और एक चिंतन से भरपूर आपने ये प्रस्तुति दी। और आप तो नाम के अनुरूप बिल्कुल सिद्ध कवि, सिद्ध शायर और सिद्ध लघु कथाकार हैं। आप सिद्ध गायक भी है, अच्छे अभिनेता भी है, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि जाने कितनी उड़ान बाकी है और इस परिंदे में जान बाकी है, और जितनी बटनी थी बट गई जमी, अब तो बस आसमान बाकी है, अब तो क्या बस बात है, क्या आसमान बात है। बाकी है। तो आपने बहुत बढ़िया बात कही। और आज के मनुष्य जो बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, झगड़ रहा है जाति धर्म वर्ग के नाम पर, उसको आपने रास्ते पर लाने के लिए बहुत अच्छी रचना लिखी है। अगर ऐसे लोगों के हृदय तक ये चिंतन पहुंचे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आपने सार्थक सृजन यहाँ प्रस्तुत किया, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यनारायण खड़े जी। और इस अध्यक्षता टिप्पणी के बाद हम रश्मि लहर जी से चाहेंगे, बहुत देर से कवित्री नहीं आ पा रही है, तो मैं रश्मि लहर जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी एक कविता के लिए। जी जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, अध्यक्ष महोदय को, मुख्य अतिथि जी को, सभी को। इसके बाद तेज नारायण राय जी तैयार रहेंगे। तेज नारायण राय जी, रश्मि लहर जी, आप कविता पाठ। अपने कुछ भाव आप सबको समर्पित करती हूँ, आप सबका ध्यान चाहूंगी। याद तुम्हारी आने के पल, याद तुम्हारी आने के पल, खुद से आंख चुराने के पल। याद तुम्हारी आने के पल, खुद से आंख चुराने के पल, रिश्तों के ठुकराने के पल, अपने अश्क छुपाने के पल। एक ही गजल में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है, आप सबका ध्यान चाहेंगे। बहुत बढ़िया। याद तुम्हारी आने के पल, खुद से आंख चुराने के पल, रिश्तों के ठुकराने के पल, अपने अश्क छुपाने के पल। टूटन की बातें बिसरा कर ढूंढो हास सजाने के पल। टूटन की बातें बिसरा कर ढूंढो हास सजाने के पल, लगे बड़े अनमोल हमेशा वादों को दोहराने के पल। लगे बड़े अनमोल हमेशा, बहुत धन्यवाद जी। लगे बड़े अनमोल हमेशा वादों को दोहराने के पल। और हमारा बहुत पसंदीदा शेर है, पतझड़ देता सहज भाव से, पतझड़ देता सहज भाव से, नव कोपल को छाने के पल, नव कोपल को छाने के पल। मन में रखकर मत खो देना, मन में रखकर मत खो देना, मिलकर गले लगाने के पल, मिलकर गले लगाने के पल। बहुत बहुत धन्यवाद। लगते कितने भले लहर को, लगते कितने भले लहर को, सागर में घुल जाने के पल, सागर में घुल जाने के पल। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार शानदार सरज जी। रश्मि लहर जी, बिल्कुल आपकी रचनाओं में भी लहर होती है और हम सब उस लहर में बहे। और आपने एक एक शब्द में बहुत अच्छा चिंतन दे दिया और हमें सोचने को बहुत कुछ कहा दिया आपने। सबसे खास बात है कि आप दूसरों की रचनाएं भी बड़े ध्यान से सुनती हैं और दाद देती हैं, मैं शुरू से देख रहा हूं, तो ये आप में बहुत बड़ा गुण है। और कहते हैं ना कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन पाता है, और वही
अच्छा सृजक बन पाता है जो दूसरों को ध्यान से सुनता है। तो आपकी जो गहराई है उसका कारण यही है कि आप दूसरों को सुनती भी हैं, हर चीज को समझने की कोशिश करती हैं और दाद भी बराबर देती है। बिल्कुल ये सही है कि आज जो पल हमारा है वो कल निकल जाएगा। हम उसको कटुता से, बैर से, द्वेष से, झूठ से, हरेक से हम उसको नष्ट कर लेते हैं। और आपने पल को बांध लेने की बात कही है, तो जो पल को अपना बना लेता है, प्रेम से, सद्भाव से, अपनेपन से, अपनेपन की खुशबू से उसे महका लेता है, वो पल हमेशा उसके पास सुरक्षित हो जाते हैं। तो आपने पल को जो जिस तरह से संजोया है इस कविता के माध्यम से, हम सब कोशिश करेंगे कि हम लोग भी अपने पलों को जो हमारे पास में आज हैं हम उनको संजोते जाएं, उनको बांध करके रखें और जीवन की अमूल्य निधि बनाएं। आपका अभिनंदन बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। और अब हम अगली प्रस्तुति के लिए तेज नारायण राय जी को हमने कहा था आज पहले जुड़ने में वे सबसे आगे रहे, हम सोचे संदीप का। तो तेज नारायण राय जी से निवेदन है ना मंच पर कि नहीं है? तेज नारायण राय जी, हाँ, तो आपको हम आमंत्रित करते हैं अपनी एक पंक्ति के साथ कि खुशियां हैं बहुत कम और अरमान बहुत है। खुशियां हैं बहुत कम और अरमान बहुत है, दुनिया में भी सब लोग परेशान बहुत है। इस शेर के साथ तेज नारायण जी उपस्थित। अवसर साहित्य यात्रा पावन मंच पर उपस्थित आज के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शरद नारायण खरे जी, प्रभारी डॉक्टर अनुज प्रभात जी एवं बड़े भाई सिद्धेश्वर जी और तमाम जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी छोटी सी रचना है पक्षी और इंसान।